everyone. Uh, Good evening, all of you, and welcome in the class today. So, last lecture में हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सीखा था और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के एक आध एग्जाम्पल्स हमने किए थे. सो आई होप कि वहां तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड वहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे. अब हम उससे आगे की बात करते हैं. आज हम क्लास में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के कुछ और एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, स्पेशली वो एग्जाम्पल्स जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड के पेपर के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. हम आज के क्लास में ये देखने वाले हैं कि जब एग्जाम में हमसे बैलेंसिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो किस तरीके से होते हैं और हमें कैसे अप्रोच करना होता है. एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर रही हूँ. बाकी के क्वेश्चंस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे जब आप क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है हमारे पास वो ये है. मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रही हूँ. सो राइट a balance write a balanced chemical equation write a balanced chemical equation with state symbols for the following reaction. अब बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हम कुछ केमिकल रिएक्शंस आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं क्लास में. नंबर वन रिएक्शन दैट यू आर गोइंग टू फाइंड इज heated iron. Heated iron metal reacts with steam to form iron 2, 3 oxide and hydrogen. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इट इज इन अ स्टेटमेंट फॉर्म. यहाँ कोई सिंबल नहीं लिखा, कोई स्टेट नहीं लिखा, कोई और दूसरे तरीके के टर्म्स का यूज नहीं किया गया. इट इज जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट. इसीलिए मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करा था कि अगर आप लोगों ने अब तक पीरियोडिक टेबल नहीं देखा है या पीरियोडिक टेबल के ऊपर अब तक आपका ध्यान नहीं गया तो अब वो ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एलिमेंट्स का सिंबल नहीं पता तो यू विल नेवर बी एबल टू राइट अ केमिकल इक्वेशन. बैलेंसिंग तो बहुत दूर की बात है. यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हीटेड आयरन मेटल. वी ऑल नो दैट कि आयरन मेटल मतलब Fe. ठीक है. अब इस इक्वेशन को हमें अप्रोच कैसे करना है, अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखने की कोशिश करूं, सबसे पहले इस स्टेटमेंट में जो चीजें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के तौर पर दी गई है उनको हम वैसे ही लिख लेते हैं. जैसे रिएक्टेंट में हमारे पास दिया गया है आयरन मेटल. ठीक है. हम यहाँ पे लिख रहे हैं आयरन. ये आयरन मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? स्टीम के साथ. स्टीम मतलब गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर या फिर आप बोल सकते हो वेपर फॉर्म ऑफ वाटर. तो यहाँ पे हम स्टीम, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये रिएक्टेंट आगे चल के क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन रहा है? आयरन 2, 3 ऑक्साइड. तो हम यहाँ पर आयरन 2, 3 ऑक्साइड लिख रहे हैं एंड ऑल्सो हाइड्रोजन. तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन भी लिख रहे हैं. ठीक है. अब इन सारी चीजों को हम अपने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो एज वी नो कि आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe. ठीक है. स्टीम मतलब होता तो वाटर ही है, जस्ट वाटर का एक गैसियस या वेपर फॉर्म होता है. तो हम यहाँ पे H2O. उसके बाद हमारे पास क्या बन रहा है? आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड, आयरन 2 या आयरन 3 ऑक्साइड यहाँ पर
हमारे पास है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे Fe3O4। ये आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है जो आपको क्लास 9th में सिखाया गया होगा। एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है, हमेशा डायटोमिक रहता है, तो आप H नहीं H2 लिखेंगे। ये है एक प्रॉपर इक्वेशन, बट अभी ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है क्योंकि हमने अभी इसको बैलेंस नहीं किया। तो हम बैलेंस करने के लिए कैसे अप्रोच कर सकते हैं? अब ये देखो, ये सारी चीजें आपको रफ में करनी है, मैं यहाँ पर क्लास में करके बता रही हूँ, बट एग्जाम के टाइम पे ये सारी जो चीजें हैं आप रफ में प्रैक्टिस करेंगे। सो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं नीचे रिएक्टेंट, एंड दूसरी साइड पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट। और अब यहां पर हम सारे एटम्स लिखेंगे जो इस रिएक्शन में यूज किए गए हैं। तो सबसे पहला एटम क्या है? Fe। रिएक्टेंट की साइड पर Fe की क्वांटिटी कितनी है? 1 एटम। और प्रोडक्ट की साइड पर Fe की क्वांटिटी कितनी है? 3 एटम। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ H एटम लिख रही हूं। रिएक्टेंट की साइड पर देयर आर 2 H एटम, एंड प्रोडक्ट की साइड पर भी 2 H एटम है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑन द रिएक्टेंट साइड देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन एटम, एंड प्रोडक्ट की साइड पर 4 ऑक्सीजन एटम। इसके अलावा और इस रिएक्शन में किसी फोर्थ एलिमेंट का यूज नहीं हुआ है। अब आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो दोनों साइड पर इक्वल है, अदर देन दैट ऑक्सीजन भी अनइक्वल है, आयरन भी अनइक्वल है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि हम किसको बैलेंस करना स्टार्ट करें, हम ऑक्सीजन से बैलेंसिंग स्टार्ट करें या हम आयरन से बैलेंसिंग स्टार्ट करें? सो यहाँ पे आपको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की जरूरत है। देखिए, अगर आप हाइड्रोजन को हटा के, हाइड्रोजन को इग्नोर करिए अभी कुछ देर के लिए क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस है, हम बात करते हैं सिर्फ आयरन और ऑक्सीजन की। नाउ ऑक्सीजन अगर प्रोडक्ट साइड पर देखा जाए तो 4 एटम है और रिएक्टेंट साइड पर 1 एटम है। तो आप ये बोल सकते हैं कि हम डायरेक्टली यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दे रहे हैं? लाइक हम यहाँ पर डायरेक्टली ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप जैसे ही ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आपको 4 लिखना पड़ेगा, राइट? लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो गई, ऑक्सीजन तो 4 हो गया विच इज बैलेंस, लेकिन आपके 4 लिखते ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो चेंज हो गया। सो अब आप देखिए, रिएक्टेंट की साइड पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 8, जबकि प्रोडक्ट की साइड पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अभी भी 2 है। तो 8 को 2 बना सॉरी 2 को 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहां पर भी हमें हाइड्रोजन के सामने 4 लिखने की जरूरत है। हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयरन। आप देख सकते हो आयरन के 3 एटम्स हैं रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट साइड पे, एंड 1 एटम रिएक्टेंट साइड पर। तो यहां पर आपको डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 3 Fe एटम। अब आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस पूरे रिएक्शन को। आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए और चेक करिए कि नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड आर इक्वल और नॉट। आप पाएंगे हर एटम इक्वल है, रिएक्टेंट की साइड पर भी और प्रोडक्ट की साइड पर भी। यहाँ सीखने वाली बात क्या है, क्या हमेशा ये जरूरी है कि हम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से ही स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग, हम कहीं और किसी और एलिमेंट को बैलेंस नहीं कर सकते पहले? इज इट मैंडेटरी या ऐसा कोई रूल है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। हम अक्सर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि बैलेंसिंग को वो थोड़ा इजी कर देता है, बट उसके अलावा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बैलेंसिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही स्टार्ट करनी है। अगर आपके पास पूरे रिएक्शन में कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है जिसकी बैलेंसिंग आप इजीली कर सकते हो, तो वहां से भी यू कैन स्टार्ट द रिएक्शन या यू कैन स्टार्ट बैलेंसिंग। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जरा देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बैलेंसिंग सीरीज में, इट इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन
विच गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलरेडी अपने अपने जगह पर लिख दिए गए हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको इनके सिंबल्स लिखने हैं, इनकी वैलेंसी को देखते हुए प्रॉपर सिंबल लिखना है, ठीक है, और इनको बैलेंस करना है। सो हाइड्रोजन के बारे में हम जानते हैं, अभी अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, हाइड्रोजन गैस है और गैसेस डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? H2। क्लोरीन भी क्या है? क्लोरीन भी एक गैस होता है, सो क्लोरीन भी डायटोमिक होगा ऑब्वियसली, आप लिखेंगे Cl2। और हाइड्रोजन क्लोराइड ये एक एसिड है, कई बार आपने लैब में देखा होगा, जिसको आप HCl एसिड बोलते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCl। अब अगर मैं इसको बैलेंसिंग करूं, ये तो बहुत इजी है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम अगर सीख रहे हैं तो फॉर इनिशियल टाइम्स हम यहाँ पर लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो हमें यहाँ पर लिखना है एटम्स, इधर मैं लिख रही हूँ रिएक्टेंट, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए हम स्पेस बना रहे हैं। सो एटम हमारे पास क्या क्या है? H एटम है और Cl एटम। रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ H एटम है 2, एंड प्रोडक्ट साइड पे ऑब्वियसली आप देख सकते हो 1 एटम। सिमिलरली अगर आप क्लोरीन को देखो तो रिएक्टेंट साइड पर देर आर 2 क्लोरीन एटम, जबकि प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ और सिर्फ 1 क्लोरीन एटम। अब यहां पर बहुत इजी आपको दिख रहा है बैलेंसिंग। 2 को आप 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट 1 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मैं चाहूं तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो अगर मैं दोनों ही जगह, मतलब मैं हाइड्रोजन के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और क्लोरीन के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मैं इनको साथ में लेके यहाँ पर 2 एज अ कोफिशिएंट लिख सकती हूँ। और जैसे ही मैं HCl के सामने 2 लिखूंगी, आप देखोगे कि नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये कैसा इक्वेशन है? प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन। इसी तरीके के आपको और भी बैलेंसिंग इक्वेशन आगे मिलेंगे। जैसे हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। आपको बैलेंसिंग में बस एक चीज का ध्यान रखना है, यू शुड नो द प्रॉपर सिंबल। आपको प्रॉपर वैलेंसी पता होनी चाहिए, कहाँ पर डायटोमिक कहाँ पर मोनोएटॉमिक होता है, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें इससे प्रीवियस क्लास यानी क्लास 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है या अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जाइए और जाके एक बार क्लास 9th के बुक से अपना रिवीजन करके आइए, सो दैट यहाँ पर क्लास में आपको इजीली बैलेंसिंग समझ में आए और आपको बनाने में भी अच्छा लगे। सो अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज में, सोडियम मेटल reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen। अब अगेन यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को अलग अलग करके लिख लेना है। तो रिएक्टेंट क्या है? सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। यहां से बहुत क्लियर आपको स्टेटमेंट समझ में आ रहा है दैट कोई सोडियम मेटल है और ये सोडियम मेटल का रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ। और रिएक्शन के बाद as a product we are getting sodium hydroxide, sodium hydroxide and hydrogen। तो मैंने यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इस तरीके से अलग अलग करके लिख लिया। अब मेन काम क्या है कि मुझे सिंबल पता होना चाहिए। सो हम सब जानते हैं सोडियम का सिंबल क्या होता है? कैपिटल N स्मॉल a। वाटर H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो सोडियम के लिए तो Na, एंड हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है एक ऐसा आयन जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहे। सो हाइड्रोजन के लिए H और ऑक्सीजन के लिए O। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कभी हाइड्रोक्साइड लिखेंगे डोंट राइट HO। हाइड्रोजन पहले और ऑक्सीजन बाद में नहीं लिखना, दिस इज रॉन्ग। करेक्ट क्या है फिर?
हम पढ़ते हाइड्रोक्साइड है बट लिखते वक्त हम पहले O और बाद में H लिखते हैं, ठीक है। एंड साथ में लिखते हैं H2 बिकॉज हाइड्रोजन यहां पर अलग से भी रिलीज हो रही है। अब अगेन इस इक्वेशन में हम नंबर ऑफ एटम्स को अलग अलग करके लिखेंगे। यहां पर हम लिख रहे हैं रिएक्टेंट और एक जगह पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट। सो एटम सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, रिएक्टेंट की साइड पर नंबर ऑफ सोडियम 1, प्रोडक्ट साइड पर 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 एटम on the reactant side and 3 atoms on the product side। ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का H है और बाकी 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 एटम। ऑक्सीजन यहाँ 1 एटम एंड यहाँ पर 1 एटम। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि सोडियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, जो भी प्रॉब्लम है वो हाइड्रोजन के साथ। तो हम बैलेंसिंग करते वक्त एक बात का ध्यान हमेशा रखना है, जो चीजें पहले से बैलेंस हैं, जो एटम पहले से बैलेंस हैं, कोशिश करना है कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। जैसे सोडियम पहले से बैलेंस है, यहाँ पर सोडियम के एटम्स रिएक्टेंट साइड पर भी 1 है, प्रोडक्ट साइड पर भी 1 है। सो हम ट्राई करेंगे कि पहले सोडियम को हम डिस्टर्ब ना करें। तो हम शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन एटम से। ना ऑक्सीजन एटम दोनों साइड पर 1 1 है, ओके। अब हाइड्रोजन की दिक्कत क्या है कि हाइड्रोजन एक साइड पर 2 है, दूसरे साइड पर 3 है। कहने का मतलब है कि एक जगह पर हाइड्रोजन इवन नंबर में है, दूसरी जगह पर हाइड्रोजन ऑड नंबर में। तो जब इस तरीके के केसेस आपके सामने आए कि एक तरफ ऑड नंबर दूसरी तरफ इवन नंबर, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही साइड पर हाइड्रोजन को बैलेंस कर सके। अब देखिए, अगर मैं यहां पर 1 लिखूंगी ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से अगर आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही रहेगा। अगर मैं 1 को हटा के यहां पर 2 लिखती हूं, अगर मैं यहां पर 2 लिख दूं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो चेंज हो गया। और सिर्फ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ही चेंज नहीं हुआ, इस 2 के लिखने की वजह से यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी चेंज हो गई। तो जो ऑक्सीजन पहले सिर्फ 1 थी, अब 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो कितने हो गए, 2 एटम। अब क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन चेंज हो गया है, दैट मीन्स यहां भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से सोडियम के सामने हम 2 लिख रहे हैं। ना ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट साइड पर भी है, ऑक्सीजन 2 प्रोडक्ट साइड पर भी है। आइए जरा हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन पहले 2 था बट जैसे ही आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन बिकम 4 एंड यहां पर ये 2 लिखने की वजह से अब जो हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोजन है ये भी 2 हो गया और पहले से यहां पर H2 मौजूद था। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑल्सो 4। अब बात करते हैं सोडियम की। अब क्योंकि आपने 2 सोडियम के सामने लिखा है तो सोडियम एटम को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट साइड पर, और क्योंकि सोडियम को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है प्रोडक्ट साइड पर, तो रिएक्टेंट के साइड पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना हो। सो यहां पर भी हम फाइनली 2 लिख रहे हैं। अब आप ध्यान से इस पूरे रिएक्शन को देखिए, आपको नंबर ऑफ सोडियम एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रॉपर बैलेंस वे में दिखाई दे रही। सो कहने का मतलब ये है कि जितना आप बैलेंसिंग को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बैलेंसिंग आपके लिए इजी होती जाएगी। बैलेंसिंग का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, हर हाल में आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है। कई बार हमें ट्रायल एंड एरर मेथड का भी यूज करना पड़ता है और हमारा अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि नंबर ऑफ एटम्स को हम दोनों ही साइड पर इक्वल करें। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके नोटबुक टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे, या फिर आप जब रेगुलर क्लास में आएंगे तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में प्रैक्टिस कराए जाएंगे। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक्स पे। अब इस चैप्टर में
जितना जरूरी था इक्वेशन लिखना और इक्वेशन को बैलेंस करना, उतना ही जरूरी है टाइप्स ऑफ रिएक्शन को भी समझना। सारे रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं, या केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आप जब थोड़ा रिएक्शन को डिटेल वे में पढ़ते हैं तो रिएक्शन को भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। रिएक्शन की कैटेगरी किस बात पे डिपेंड करती है कि रिएक्शन की प्रॉपर्टी कैसी है। जैसे अगर कभी कोई दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एटम्स को या रिएक्टेंट्स को कंबाइन करना और एक नया प्रोडक्ट जनरेट करना। तो इसी तरीके से देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो आपको अपने सिलेबस के अंदर पढ़ना है। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहां से कई बार आपको क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, सो इसको हमें ध्यान से समझना है। तो मैं यहाँ टॉपिक का नाम लिख रही हूँ, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जैसा कि मैंने बताया, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 5 टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपको पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देन थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेक श्योर आप सब लोग अच्छे से नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आते हैं। एग्जाम के टाइम पे यू कैन नॉट रीड योर टेक्स्ट बुक्स बिकॉज उसमें जरूरत से कहीं ज्यादा चीजें होती हैं। तो एग्जाम के टाइम पर आपके जो नोट्स हैं वो हैंडी होने चाहिए, और नोट्स जितना अच्छा बनाएंगे आपको पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। प्लस एग्जाम में जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं आपके नोट्स पर बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। सो नोट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नंबर 5 इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। आर ई का मतलब होता है, ये आर ई डी जो आप देख रहे हैं फर्स्ट 3 लेटर, इसका मतलब होता है रिडक्शन, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगी। एंड जो बाकी के दो ओ एक्स आप देख रहे हो, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ चलते हो, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चलते हो, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बट उससे पहले हम बाकी के रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास, जैसे आपने देखा, क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए जरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर एक नजर डालते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके डेफिनेशन से शुरुआत करनी होगी। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, और आप अगर एक बार ध्यान से क्लास में सुन लोगे तो दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसको पढ़ने की। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? दो चीजों को ऐड करना या किसी दो चीज को कंबाइन करना। जाहिर सी बात है, जैसा इस रिएक्शन का नाम है वैसा ही इसका काम भी है। मतलब इस रिएक्शन में हम दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को एक साथ कंबाइन करते हैं, और उनको कंबाइन करने के बाद जो हमारा आउटपुट होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो सिंगल प्रोडक्ट बनता है। कहने का मतलब है 2 3 4 कई सारे रिएक्टेंट आपने लिए, उन सबको साथ में कंबाइन किया और उन सब के कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्ट आपको मिला, और इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आइए इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। दोज रिएक्शन दोज रिएक्शन in which two or more substances combine
to form a single substance is known as combination reaction. ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मेट आपको एक नॉर्मल अगर मैं फॉर्मेट दिखाऊं कि ये फॉर्मेट होता कैसा है, लेट्स से आपके पास कोई कंपाउंड है ए, दूसरा है बी, और कोई थर्ड कंपाउंड है सी। आप चाहे तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं, यानी रिएक्टेंट में आप नंबर ऑफ कंपाउंड ज्यादा भी ले सकते हैं, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है। हमने इन तीनों कंपाउंड को या इन तीनों सब्सटेंसेस को आपस में कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद हमें कोई एक प्रोडक्ट मिला, और मान लो वो प्रोडक्ट मिल रहा होगा CBA, सपोज ऐसा कोई प्रोडक्ट मिला। अब आप देख सकते हो नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, मल्टीपल, मोर देन वन, और प्रोडक्ट कितना है, सिर्फ एक। जब कभी मल्टीपल रिएक्टेंट्स को कंबाइन करने के बाद भी आपको एक प्रोडक्ट मिले, दैट मीन्स इस रिएक्शन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में। आइए इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बहुत बेसिक एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और अब हम जो भी एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि हम बैलेंसिंग अब सीख चुके हैं, तो जो भी एग्जांपल हम करेंगे हम उसमें बैलेंसिंग भी करेंगे साथ के साथ। सबसे पहला एग्जांपल जो सबसे इजी भी होता है कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम and oxygen combined when heated to form magnesium oxide। ठीक है, मतलब यहां पे रिएक्टेंट क्या क्या है, रिएक्टेंट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल है, ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में। इसको हम कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन, दैट इज O2 के साथ, ऑक्सीजन गैस। कंबाइन होने के बाद हमें मिलता क्या है, बेसिकली हम जब इसको कंबाइन एज इन कि हम हीट भी करते हैं, यहाँ पे है ना व्हेन हीटेड, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्साइड के लिए O। ये कैसा होता है, सॉलिड। आप यहाँ पर इनके नाम भी लिख लीजिए सो दैट आप भूले नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये रिएक्टेंट साइड पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, विच इज लाइक वेरी सिंपल, तो मैं इनका नाम नहीं लिख रही। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर्स 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ 2 लिख देना है। और जैसे ही हम यहाँ 2 लिखेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन का ही कोफिशिएंट 2 नहीं है, बल्कि अब मैग्नीशियम का जो कोफिशिएंट है वो भी 2 हो गया है, इसीलिए यहाँ रिएक्टेंट में जो मैग्नीशियम है इसके सामने भी हम 2 लिखेंगे। 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। ये है आपका प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, बट प्रोडक्ट फाइनली आपको 1 ही मिल रहा है, इसीलिए ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा ही एक दूसरा सबसे सिंपल सबसे बेसिक एग्जांपल वाटर का आप ले लीजिए। हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन, H2 गैसियस ऑब्वियसली, प्लस किसके प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो O2 अगेन गैस। और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वाटर, फॉर्मूला H2 विच इज लिक्विड। अब आप देख सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो ओके है, बिकॉज 2 हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड, 2 हाइड्रोजन ऑन द प्रोडक्ट साइड, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम है उधर हम ज्यादा कर सकते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो गई। पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 थी, बट अब 2 लिखने के बाद इट बिकम्स 4 ऑन दी प्रोडक्ट साइड। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रिएक्टेंट के साइड पर जो हाइड्रोजन है वहां भी हम 2 लिख देंगे। फाइनल रिएक्शन क्या है, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 वाटर। 2 वाटर मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर।
ठीक है, इसको हम क्या, इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। जो हमने डेफिनेशन में लिखा है हम सेम वही चीज यहाँ पर आपको करके दिखा रहे हैं। इसके बाद आप घर में जो NaCl यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट, है ना, उसके लिए भी हम सेम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं। सोडियम रिएक्ट्स, सोडियम मेटल लिख लीजिए, सोडियम मेटल बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम मेटल, पहले तो हम सोडियम के लिए Na लिखते हैं, ये किसके साथ बर्न हो रहा है, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन इज अ गैस तो आप Cl2 लिखेंगे, सोडियम मेटल है तो सॉलिड, क्लोरीन गैस है तो यहाँ पर G। और ये क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl। अब नंबर ऑफ सोडियम बैलेंस है पर नंबर ऑफ क्लोरीन अनबैलेंस है। सोडियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो सॉलिड है डेफिनेटली, आप किचन में भी देखते होंगे। अब यहाँ पर हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली 2 लिख देना है। जैसे ही हम यहाँ पे 2 लिखेंगे नंबर ऑफ सोडियम भी, अब अगर प्रोडक्ट साइड पर 2 हो गया है तो रिएक्टेंट साइड पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर भी आपको 2 लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो आपने सब्सटेंसेस लिए हैं, एक सब्सटेंस है सोडियम, अगला सब्सटेंस है क्लोरीन, और दोनों को मिला के आप बना रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो भी एग्जांपल्स है आपके पास, ये सारे एग्जांपल्स किसके अंदर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर 3-4 प्रोडक्ट्स या 3-4 रिएक्टेंट्स को लेकर के प्रोडक्ट बनाया जाएगा, राइट। बट अभी के लिए ऐसे वाले कुछ एग्जाम्पल्स आप ध्यान में रखेंगे। और एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल दिया है वो तो मस्ट करना ही करना है बिल्कुल, क्योंकि उन एग्जाम्पल्स से कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो उन एग्जाम्पल्स को आपको स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है। अब हम बात करते हैं अगले रिएक्शन की। अगला रिएक्शन हमारा क्या था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज होने का मतलब होता है ब्रेक होना। अगर हम कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है, दैट मीन्स वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो जब कभी एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड ब्रेक हो करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि डिकम्पोजिशन जो है वो कॉम्बिनेशन का बिल्कुल वाइस वर्सा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, two or more than two reactants were combined together to get a single product, whereas in decomposition one reactant is breaking to form two or more than two products। तो आइए हम इसका सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। those reaction in which a compound splits up into two or more simpler substance are known as decomposition reaction। मतलब अगर मेरे पास कोई एक कंपाउंड है ABC, ये एक कंपाउंड है, और जब ये कंपाउंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करेगा तो हो सकता है कि इस एक कंपाउंड को ब्रेक करने के बाद आपको A+B+C जैसे 3 प्रोडक्ट मिले। मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट सिंगल होगा और प्रोडक्ट मल्टीपल होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इट इज जस्ट दी वाइस वर्सा ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करना है। सो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट
is heated, it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide। तो हम रिएक्टेंट्स को अलग लिख लेंगे, प्रोडक्ट्स को अलग लिख लेंगे। रिएक्टेंट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 विच इज सॉलिड। और कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है? लाइमस्टोन, वो भी आप जानते हैं, तो मैं यहाँ पर लाइमस्टोन लिख देती हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइमस्टोन बोलते हैं। जब इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है। जैसे पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा CaO, Ca फॉर कैल्शियम, O फॉर ऑक्साइड, एंड साथ में क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2। अब कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है? सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? गैसियस। हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम बोथ साइड पर सेम है, 1 1। नंबर ऑफ कार्बन एटम भी दोनों साइड पर सेम ही है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में भी 3, प्रोडक्ट में भी 3। इसका मतलब ये इक्वेशन पहले से बैलेंस है, हमें कुछ भी यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत नहीं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना बहुत टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहने का मतलब है कि डिकम्पोजिशन करने के लिए आप अलग अलग चीजों की हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने प्रोडक्ट को ब्रेक करने के लिए हीट की हेल्प ली है, तो इसका मतलब ये क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। जहां कहीं भी आप ब्रेक करने के लिए, आप रिएक्टेंट को ब्रेक करके प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये जो ऊपर अभी हमने एग्जाम्पल लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं कि व्हेन decomposition reaction is carried out by heating, it is called थर्मल डिकम्पोजिशन। ये टर्म याद रखेंगे। थर्मल मीन्स होता है हीट, और क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रहा है इसलिए इसका नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन। और क्या क्या होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में? दूसरा होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में हम रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सनलाइट का, ठीक है। एंड दूसरा होता है, थर्ड नंबर जो है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं? किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेजरली 3 तरीके के होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां आप हीट का इस्तेमाल करते हैं। फोटोलिटिक, मैं यहाँ पे टर्म लिख रही हूं ताकि आपको याद रहे। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहां आप सनलाइट का यूज करते हैं टू ब्रेक द कंपाउंड। एंड देन वी हैव इलेक्ट्रोलिटिक। तो इलेक्ट्रोलिटिक में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप रिएक्टेंट को ब्रेक करेंगे, और जब वो रिएक्टेंट ब्रेक होगा तब जाके आपको नए प्रोडक्ट मिलेंगे। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर मेन रोल था, इसलिए इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आपको आपके बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे, या इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, सबसे फेमस और सबसे इजी एग्जाम्पल। आपको क्या लेना है? सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड। तो आप यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए, AgCl। AgCl बेसिकली सॉलिड होता है। इसको लाइट के प्रेजेंस में आपको रख देना है, सनलाइट। और सनलाइट के प्रेजेंस में रखने के बाद आप देखेंगे कि सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस बन करके अलग।
ना ऑब्वियसली बैलेंसिंग चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर Cl2 है, क्योंकि यहाँ पर Cl2 है तो हमें यहाँ पर भी 2 लिखना जरूरी है। और जब आप इधर 2 लिखेंगे तो Ag भी 2 बनेगा, दैट मीन्स Ag को यहाँ पर 2 लिख लीजिए। तो ये इस तरीके का एक बैलेंसिंग इक्वेशन हो गया, विच इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। रीजन क्या है, हमने यहाँ पर लाइट का इस्तेमाल किया। ऐसे ही अगर मैं आपको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में एक एग्जांपल दूं, तो जैसे NaCl है सॉलिड, इसको आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक कर सकते हैं इसके अलग अलग आयंस में। जैसे कि यहाँ पर आपको मिलेगा सोडियम और साथ में मिलेगा Cl2 गैस। सोडियम ऑब्वियसली सॉलिड होगा, क्योंकि यहाँ पर Cl2 है तो यहाँ पर भी आपको 2 लिखना जरूरी है। इस वाले इक्वेशन में मैंने डिकम्पोजिशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करा है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस को जानने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से आना पड़ेगा, फिर से आप क्लास करेंगे और मैं कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए हम यहाँ पर क्लास खत्म कर रहे हैं। आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कोऑपरेटिंग एंड अटेंडिंग द क्लास।